गाइस कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग की स्टडी अच्छी चल रही होगी। आप लोग अपने फैमिली सेहत का ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था सरकार क्या है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। लोकतांत्रिक सरकार जो है वो उसमें किस तरीके की छूट दी जाती है, किस तरीके से सरकार वर्क करती है, पब्लिक को क्या क्या प्रेफरेंस मिलते हैं, वो सारा हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। इसमें जो कहानी है वो कहानी एक माँ और एक बेटी है जो कि माया नाम की बेटी है। उस दोनों में डिस्कस किया गया है। दक्षिण अफ्रीका के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, आज हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा वर्ल्ड मैप है। वर्ल्ड मैप में हमारा इंडिया यहाँ छोटू सा है। ठीक है, और यहाँ पे ये हमारा एशिया माइनर से, ये ऑस्ट्रेलिया है, दक्षिण अफ्रीका है, ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है, और ये यूरोप है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका है। दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जहाँ पे कई तरह की प्रजातियाँ रहती है। श्वेत गोरे, जो गोरे रहते हैं, गोरे लोग होते हैं, और श्वेत काले लोग रहते हैं, जो जिनकी त्वचा जो है वो सांवले होती है, जैसे कि भारत में भारतीय लोग रहते हैं। ठीक है, इन सब के बारे में अब बताया गया है। ये दक्षिण अफ्रीका की एक स्टोरी है। ठीक है, जोहान्सबर्ग में रहने वाली एक 11 साल की बच्ची है जिसका नाम माया नायडू है। वो एक दिन अपने पुराने बक्से को साफ कर रही होती है और माँ की मदद कर रही होती है। माँ से उनको एक रजिस्टर मिलता है जिसमें बहुत सारे अखबार को काट करके रखा गया तस्वीर है, जिसमें एक 15 साल का लड़का है जो स्कूल जाने वाला एक लड़का था, और बहुत सारी तस्वीरें को उस रजिस्टर में रखा हुआ था। ठीक है, ये माँ और एक बेटी की कहानी से इसमें दिखाया गया है कि सरकार किस तरीके से वर्क करती है और लोकतांत्रिक सरकार और गैर लोकतांत्रिक सरकार में क्या अंतर है। ये हम लोग पिछली क्लास में देखे थे, बट थोड़ा थोड़ा यहाँ पे ओवरव्यू भी ले लेते हैं और उसी से रिलेट करके इस कहानी को बताया गया है। तो माया नाम की एक लड़की है जो कि उस लड़के के बारे में अपनी माँ से पूछती है, जिसका नाम हेक्टर पीटरसन रहता है, और उसको गोली जो है पुलिस मार दी है। पुलिस जो है उनको गोली मारती है, मतलब उनको गोली मार दिए थी। तो माया को जो है ना बड़ा झटका लगता है। वो अपनी माँ से पूछती है कि ऐसा क्यों हुआ और उनको जो गोली मारा गया था वो क्यों मारा गया था। ये है माया। ठीक है, ये माया है, ये उसकी माँ है, जो कि माँ अपनी बेटी को स्टोरी के थ्रू सारा बताती है। जितनी भी लोकतांत्रिक सरकार है वो एक तरह से उसके बारे में इसमें समझाया गया है। तो माया की माँ जो है वो समझाती है कि जो दक्षिण अफ्रीका है वहाँ पे रंगभेद कानून शासित था। पहले जो है वहाँ पे रंगभेद कानून का मतलब ये हुआ कि वहाँ पे काले और गोरे लोगों के बीच में भेदभाव किया जाता है। अभी जो हमारा एट प्रेजेंट में आर्टिकल 17 के तहत आप छुआछूत हो गया, रंग भेद हो गया, ये सब नहीं कर सकते हैं। इसमें अस्पृश्यता का अंत किया गया, और आर्टिकल 15 के अंदर जो है जाति, लिंग भेद, ये सब क्या जो है वो अगेंस्ट है। ठीक है, भेदभाव जो है इसमें नहीं किया गया है। बट इसमें जो है वो अफ्रीका में कहा गया है कि जो जिसकी स्किन चमड़ी जो है वो रंग के आधार पे भेदभाव किया गया है। दक्षिण अफ्रीका में इसी आधार पर प्रजाति जो है अलग अलग टाइप में ग्रुप में बटी हुई है, अलग अलग ग्रुप में बांटी हुई है। मीन्स जो गोरे लोग हो गए उनके लिए अलग सा घर होगा, उनके लिए अलग गाँव होगी, अलग हॉस्पिटल होंगे, उनके लिए अलग बस कार, मतलब उनके लिए सारा फैसिलिटीज़ जो है वो सब अलग होगी। और जो काले लोग हो गए उनके बच्चे अलग स्कूल में पढ़ेंगे, उनके जो भी तबीयत वगैरह जो ख़राब होगा, स्वास्थ्य ख़राब होगी, जो हॉस्पिटल है उनके लिए अलग सा होगा। मीन्स यहाँ पे दोनों चीज़ अलग अलग होगी। जो काले हैं उनके लिए अलग होगा और जो गोरे हैं वो उनके लिए अलग होगा। ठीक है, यहाँ पे इस चैप्टर में ये दिखाया गया है इस कहानी के थ्रू। श्वेत जो है भारतीय एवं अन्य प्रजातियों के एक दूसरे से संबंध बनाने की इजाज़त नहीं थी। जो मतलब जैसे कि किसी व्यक्ति को शादी करना है तो वो काले और गोरे से नहीं कर सकता, वो काले काले में ही कर सकता है, जो गोरा गोरा में कर सकता है। इस तरीके से वो एक दूसरे से रिलेशन नहीं बना सकती हैं। विभिन्न प्रजातियों के जो लोग हैं वो एक दूसरे के आसपास नहीं रह सकते और ना ही आम सुविधा का वो इस्तेमाल कर सकते थे। ये सब बातें जो है माया की माँ जो है अपनी बेटी को बताती है।
कि एक दूसरे से वो रिलेशन भी नहीं बना सकता है, ना ही काले गोरे दोनों मिल करके एक साथ रह सकते हैं, ना ही उसे आम सुविधा का लाभ दिया जा सकता है। तो माया को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मीन्स जो भी उसकी माँ बता रही थी, जो वो सुन रही थी, उसको अपने कान पर विश्वास नहीं हो रहा था। रंग भेद कानून के तहत जिस तरह का जीवन था उसके बारे में बताते हुए माया की माँ में बड़ा गुस्सा था। मीन्स जो कहानी जो बता रही थी माया को, उसकी माँ के आवाज़ में बहुत ज़्यादा गुस्सा था। कोई भी जगह हो, कोई भी राष्ट्र हो, देश हो, स्टेट हो, डिस्ट्रिक्ट हो, कोई भी जगह हो, ठीक है, अगर वहाँ पे रंग भेद किया जाएगा, किसी को भी गुस्सा आएगा, तो ये तो खैर दक्षिणी अफ्रीका में बहुत ज़्यादा जाती हुई थी वहाँ पे। एक तरह से आप पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था भीमराव अंबेडकर के बारे में, उनके साथ भी बहुत ज़्यादा भेदभाव की गई थी। फिर महात्मा गांधी जो है उनके साथ भी रंग भेद की नीति मतलब किया गया था। जब वो बस में चढ़े थे तो गोरे लोग वहाँ पे बहुत लोग थे और उनको जो है काले रंग के कारण बस से नीचे उतार दिया गया था। तो ये सब रंग भेद की जितनी भी नीति थी वो थोड़ा थोड़ा हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे मतलब आश्चर्यचकित नहीं होना है कि ये क्या है। सो ठीक है, श्वेत लोगों के लिए अस्पताल, गाड़ियाँ, जितनी भी ज़रूरत की सामान होती थी वो सब अलग होती थी। जो भी अश्वेत लोग, जो काले लोग होते थे, उनके लिए गाड़ी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती थी। रेलवे और बस जो होती थी वो सब अलग होता था। यहाँ तक कि काले और गोरे लोग जो थे उनके लिए बस स्टैंड तक अलग होती थी। ठीक है, उनके लिए जो बस स्टैंड हुआ करता था वो तक अलग हुआ करती थी। वो सब अलग हुआ करती थी। फिर उसके बाद जो स्कूल हुआ करता था आरक्षित वगैरह जो दिया जाता था वो सिर्फ श्वेत लोगों को, मीन्स गोरे लोगों को ही दिया जाता था। काले लोगों को खेती भी दिया जो जाता था वो घटिया किस्म की मिलती थी। ज़मीन वगैरह जो है वो सब घटिया किस्म का मिलता था। तो इससे ये पता चलता है कि अश्वेत जो काले लोग थे वो भारतीयों को श्वेत लोगों के बराबर नहीं माना जाता था। मीन्स जो भी वहाँ पे इंडियंस पीपुल्स जो भी वहाँ रहते थे अफ्रीका में, उनको गोरे रंग के बराबर का दर्जा नहीं दिया जाता था, उनके साथ भेदभाव किया जाता था। इससे यही पता चलता है। फिर दक्षिण पश्चिमी हिस्से में एक शहर था सोवेटो। ठीक है, सोवेटो एक जगह था जहाँ पे सिर्फ जो है काले लोग ही रहते थे। हेक्टर पीटरसन वहीं पे रहता था, जिसको गोली मार दी थी पुलिस, वो जो है वो सोवेटो में ही रहता था। वहाँ पे गोरे लोग अफ्रीकन्स भाषा बोलते थे। जो भी गोरा लोग रहता था वो अफ्रीकन्स भाषा बोलते थे। हेक्टर और स्कूल के अन्य विद्यार्थी जो थे इस भाषा को सीखने के लिए जोर डाले थे, जबकि वहाँ पे जो काले लोग हैं उनको अफ्रीकन्स भाषा सीखने की इजाज़त नहीं थी। तो वो लोग जो है वहाँ पे आंदोलन करने लगे थे। अफ्रीका में आंदोलन करने लगे थे। वो जो है जो काले लोग थे वो अपना भाषा जुलू सीखते थे। ठीक है, हेक्टर्स जिनको गोली लगी थी वो और उनके कुछ जो फ्रेंड थे, जो सहपाठी थे, मिल करके अफ्रीकन भाषा सीखने का वो लोग विरोध कर रहे थे कि काले और गोरे दोनों लोगों को अफ्रीकन भाषा सीखने दिया जाए। तो वहाँ पे सिर्फ जो गोरे लोग होते थे उनको ही अफ्रीकन भाषा सीखने की इजाज़त थी, वो लोग को ही राइट था सीखने का, काले लोगों को नहीं था। इसीलिए वो वहाँ पे जो हेक्टर पीटरसन थे वो वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे अपने फ्रेंड लोगों के साथ। तो उसी वक्त उनको गोली मार दी गई थी। ठीक है, जब पुलिस ने विरोध करने पे इन लोगों को बड़ी बेरहमी से पीटा था, भीड़ पर गोलियां बरसाई, जिसमें कि एक गोली हेक्टर को लगी, वह मारा गया। और 16 जून 1976 की ये घटना है। ठीक है, ये रियलिटी घटना है जो कि 16 जून 1976 को घटा था। अफ्रीकन राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके जाने माने नेता जो थे नेल्सन मंडेला ने रंग भेद के खिलाफ बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया था। ये दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला जो थे वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक, जिस तरीके से भारत में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है उसी तरीके से दक्षिण अफ्रीका में राष्ट्रपिता जो थे वो नेल्सन मंडेला थे, वो काफ़ी स्ट्रगल किए थे रंग भेद की नीति को ख़त्म करने के लिए। अंततः 1994 में उन्हें सफलता मिली और दक्षिण अफ्रीका में एक लोकतांत्रिक देश बना। फिर जा कर के लास्ट में 1994 में दक्षिण अफ्रीका जो है एक लोकतांत्रिक, वहाँ पे डेमोक्रेसी कंट्री बना। तब से जो है सभी जितने भी लोग रहते थे उन लोगों के साथ रंग भेद की नीति ख़त्म कर दी गई। गोरे, काले, सांवले जो भी जैसे भी लोग होते थे सभी को बराबर वोट देने का वहाँ पे अधिकार हुआ। फिर वहाँ पे सभी को एक जैसे लैंग्वेज सीखने के राइट्स थे। फिर स्कूल में एक साथ पढ़ने के राइट बन गए। ठीक है, ये नेल्सन मंडेला के कारण ही हुआ था।
फिर उसके बाद में यहाँ पे जो लोकतांत्रिक सरकार है, ये लोकतांत्रिक सरकार का मतलब क्या है ये अब हम लोग देखते हैं। लोकतांत्रिक सरकार जो है वो किस तरीके से भाग लेती है, हम लोग किस तरीके से सरकार को चुनते हैं और सरकार किस तरीके से चुनते हैं, तो वो डिसीजन किस तरीके से लेती है, ये सब हम लोग यहाँ पे देखते हैं। आप लोग जो भी 18 साल के हो गए होंगे अब उन लोगों को तो वोट देने का राइट है, वो वोट दे सकते हैं। लेकिन जो बच्चे हैं अभी, क्योंकि ये वीडियो तो सिक्स क्लास की एनसीईआरटी है, तो बच्चे भी देखते होंगे और जो कंपटीशन वगैरह तैयारी करते होंगे वो लोग भी देखते होंगे। तो जो बच्चे होंगे मैं उनको कहना चाहती हूँ कि आपके फादर या माता पिता जो भी है घर में पेरेंट्स वोट देने जाते होंगे, उनको एक हाथ पे निशान दिया जाता होगा, तो वो जब इलेक्शन होता है ना तब वो वोट होता है। और ये वोट जो है ना हमारे कंट्री इंडिया में 5-5 साल पे होती है, 5 साल में होती है। 6 महीना जब बचता है तब इलेक्शन की तैयारी की जाती है। अभी आप जस्ट देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश में अभी इलेक्शन की तैयारी बड़े ज़ोर शोर से चल रही है, ठीक है। अभी यूपी में जो है योगी आदित्यनाथ की अभी तो उनकी सरकार है बीजेपी की, लेकिन अभी 6 महीने तक में वहाँ पे इलेक्शन होनी है। तो वहाँ की भी न्यूज़ से आप लोग देखेंगे समझेंगे कि हमारा देश जो है वो कैसा डेमोक्रेटिक कंट्री है। हमारे जहाँ पे डेमोक्रेटिक कंट्री होता है वहाँ पे बोलने की स्वतंत्रता है, आंदोलन करने की स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है। आप बोलने की स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं हुआ कि आप कुछ भी कहीं भी कुछ भी बोल सकते हैं, मीन्स उसकी भी एक लिमिट होती है, ठीक है। अगर आपको राइट दिया गया है तो आपकी कुछ ड्यूटीज़ भी है। तो ये सब हम लोग लक्ष्मीकांत में डिस्कस किए थे, यहाँ पे इतना नहीं बोलूँगी, ठीक है। तो थोड़ा सा डेमोक्रेटिक के बारे में मैं डिस्कस करना चाह रही थी, वो मैं बोली, ठीक है। तो चुनाव जो होता है वो चुनाव होता है जो कि जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं वो सब वोट दे करके अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। और ये प्रतिनिधि जो होते हैं ये लोगों की तरफ से निर्णय लेते हैं, ठीक है। ये लोगों की तरफ से निर्णय लेते हैं। प्रतिनिधि जो बनते हैं वो निर्णय लेते वक्त लोगों की ज़रूरत की और मांग का ध्यान रखते हैं। जो जनता मांग करती है उनकी मांग पे ही ध्यान में रख करके ही ना वो निर्णय लेते हैं। जैसे कि अगर कोई छोटा सा गांव है, ठीक है, अगर कोई छोटा सा गांव है वहाँ पे अगर पानी का कमी है तो वहाँ पे क्या नल वगैरह मोटर वगैरह लगाया जाएगा, पाइप वगैरह लगाया जाएगा। अगर किसी गांव में खेती करने के लिए यूरिया का कमी है तो वहाँ पे यूरिया वगैरह बांटा जाएगा। सरकार ये सब स्कीम लाती है, तरह तरह की स्कीम। ये जो स्कीम लाती है ये किस पार्ट से लाती है, डीपीएसपी से लाती है। ये हम लोग पिछली क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये पार्ट 4 में जो है ये 4 में जो है दिया गया है कि डीपीएसपी के बारे में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट के बारे में, ठीक है। यहाँ से निकल के सारी पॉलिसीज़ आती है। सरकार जो भी पॉलिसीज़ वगैरह निकालती है वो डीपीएसपी से निकालती है। ये सब हम लोग उस टाइम डिस्कस किए थे। अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर, ठीक है। सो सरकार जो है एक निश्चित समय के लिए आती है। भारत में जो है ये अवधि 5 साल के लिए होती है। जो कितने साल के लिए होती है? 5 साल के लिए होती है। एक बार सरकार को चुना जाता है और वो 5 साल तक सत्ता में रहती है, मीन्स मेजोरिटी में रहती है, ठीक है। सरकार का फिर से सत्ता में बने रहना तभी संभव है जब लोग उसे बार बार चुने, ठीक है। हर 5-5 साल में इलेक्शन होती है। चुनाव का समय लोगों के लिए वह घड़ी होता है जब लोकतंत्र में अपनी ताकत को महसूस करते हैं। इस तरह से नियमित चुनाव होने से लोगों का सरकार पर नियंत्रण बना रहता है। इस तरीके से आप सरकार को नियंत्रित में रखते हैं। जैसे भी कोई भी बिल वगैरह निकलता है, अगर किसी मतलब पब्लिक को पसंद नहीं आ रहा है तो वो उसके लिए प्रोटेस्ट हैं, ठीक है। जैसे किसान का बिल निकला था तो सिंधु बॉर्डर जो है वहाँ पे बहुत काफ़ी लॉन्ग टाइम से किसानों का प्रोटेस्ट हो रहा है जो कि अभी तक निपटारा नहीं हुआ है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग एग्जांपल ले लेके अगर देखेंगे तो आप लोगों की ये बोझ नहीं लगेगी, ना ही भारी लगेगी कि मुझे एनसीईआरटी पढ़ना है या कोई भी चैप्टर पढ़ना है। आप ना एट प्रेजेंट से रिलेट करके देखो, ठीक है। आप एट प्रेजेंट से रिलेट करके जब देखेंगे तो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा सारा चैप्टर पढ़ने में। जैसे कि अभी जो जो घटनाएं हो रही है उससे आप रिलेट करके देखिए। जैसे कि डेमोक्रेटिक कंट्री कह रहा है, तो डेमोक्रेटिक कंट्री जो है वो अभी हम लोगों का भारत जो है क्या डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ पे अभी इलेक्शन होने वाला, तो भाई इलेक्शन कहाँ होगा? अभी तो यूपी में होने वाला है, ठीक है। इसके पहले कहाँ हुआ था? तो गुजरात में हुआ था, राजस्थान में हुआ था,
फिर हमारा बिहार में हुआ था, झारखंड में इसके पहले हुआ था। तो इस तरीके से बहुत सारे इलेक्शन होते हैं। अभी आपका ग्राम पंचायत का इलेक्शन हो रहा है बिहार में। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि वोट जहाँ पे दिया जा रहा है, बोलने की जहाँ पे आज़ादी है, जहाँ पे मतलब रहने बसने खाने पीने चलने सारी चीज़ की जहाँ पे आज़ादी हो, ये आर्टिकल्स 21 में जो है प्राण एवं देह की स्वतंत्रता दी गई है, राइट है। तो ये सब आपका डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर आता है। ठीक है, अब इसमें जो है ये भागीदारी के जो तरीका है, ये किस तरीके से आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री का जब इलेक्शन होता है। तो ये 5 साल में एक बार होता है। वोट देने के अलावा लोकतांत्रिक सरकार के निर्णय और नीतियों में लोगों के भाग लेने के लिए और भी कई तरह के जो है और भी कई तरह के तरीके होते हैं। लोग सरकार के कार्यों में रुचि ले कर और उसकी आलोचना कर सकते हैं। जिस तरीके से सरकार की आलोचना की जाती है, उसकी बड़ाई भी की जाती है। अगर कोई सरकार जो है अच्छी पॉलिसीज़ लाती है, नीति लाती है, तो उसकी बड़ाई करते नहीं, गवर्नमेंट ये स्कीम अच्छी लाई है, ये स्कीम जो है काफ़ी अच्छी है। कुछ बेटियों के लिए भी लाई जाती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम जो है। अगर कुछ ऐसी स्कीम लाई जाती है, कुछ ऐसे उसके सरकार के निर्णय होते हैं जो कि हम लोग क्रिटिसिज्म्स करते हैं, आलोचना उनकी करते हैं। तो जैसे कि अभी पेट्रोल तेल कितनी सारी चीज़ें भी महंगे हैं, तो हम लोग आलोचना करते हैं। तो सरकार की अच्छाइयाँ बुराइयाँ दोनों होती है। ठीक है, अगस्त 2005 में एक खास सरकार ने बिजली का किराया बढ़ा दिया। जैसे कि कोई भी अभी जैसे कि तेल और पेट्रोल महंगा है, ठीक है, तो अभी इसमें हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, बिजली महंगा है। तो बिजली जो महंगा है, वो बिजली के दाम को घटाना बढ़ाना ये सब निर्णय कौन लेती है, सरकार लेती है। तो ये आम जनता के प्रति उनका वो जिम्मेदार होते हैं कि जनता को ध्यान में रखते हुए ही चीज़ों का दाम बढ़ाया और घटाया जाए। क्योंकि हमारे देश में दोनों तरह के लोग रहते हैं, अमीर भी और गरीब भी। तो ऐसा ऐसा बैलेंस करके चला जाए कि मतलब गरीब को भी दिक्कत ना हो। अगर आज सब्जी वगैरह महंगा हो जाता है, तो जो भी गरीब है वो खरीद के नहीं खा पाएंगे। अगर वो सब्जी हरी सब्जी नहीं खाएंगे तो पोषण की कमी होगी, पोषण की कमी होगी तो वो कुपोषित होंगे, बीमार पड़ेंगे, स्वस्थ नहीं रहेंगे। तो ये सारी चीज़ों को सरकार को ध्यान में रखनी पड़ेगी। तेल जैसे भी पेट्रोल महंगा है, तेल महंगा है, डीजल महंगा है, ये सब अभी सारे कितने महंगे हैं। तो ये सब दाम को घटाया और बढ़ाया कौन कर रहा है, ये सब भी सरकार करती है। तो क्या सरकार एक साथ इतने कामों को अकेले खुद देखती है? नहीं, एक साथ इतने कामों को अकेले नहीं देखती है। वो एक डिपार्टमेंट बटा हुआ है इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखते हैं तो कुछ लोगों ने अपना विरोध बहुत ही तीखे रूप से व्यक्त किया था, जुलूस निकाला, ठीक है, हस्ताक्षर अभियान चलाया उन्होंने। फिर सरकार के अपने निर्णय के बचाव के तर्क दिए, लोगों को समझने की कोशिश की, लेकिन अंततः उसे लोगों की मांग माननी पड़ी। फिर सरकार देखिए वहाँ पे जहाँ बिजली का दाम बढ़ा है, वो इतने सारे जब लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे तो सरकार को अपना बिजली का जो दाम था वो घटाना पड़ा, उनको मांग माननी पड़ी पब्लिक की। ठीक है, बदलना पड़ा, क्योंकि वो आम जनता के प्रति जिम्मेदार है। ऐसे कई तरीके के लोग हैं जो अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, सरकार को ये समझा सकते हैं कि क्या कार्रवाई करनी चाहिए, किन तरीके से। इन जुलूस हो गया, धरना, हड़ताल, हस्ताक्षर अभियान शामिल, इस तरीके से हम सरकार को दिखा सकते हैं कि सरकार ये काम गलत कर रही है। ठीक है, इनके जरिए वो बातें गलत है और न्याय संगत नहीं है, ये सब जो है ना आप सामने सामने ला सकते हैं सरकार के सामने। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ महिलाएं जो है वो प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दे रही है, आंदोलन करते हुए। अखबार पत्रिकाएं एवं टेलीविज़न भी जनता से जुड़े मुद्दों और सरकार की जिम्मेदारियों पर चर्चा करने के महत्वपूर्ण भूमिका है। जो भी अखबार हो गया, न्यूज़पेपर हो गए, टीवी में जो भी न्यूज़ वगैरह देती है, ये सब भी क्या है, जनता और पब्लिक के बीच में एक ब्रिज है, मीन्स एक पुल का काम करती है, एक सेतु का काम करती है। आज अगर मीडिया कोई गलत अफवाहें फैलाती है गवर्नमेंट के प्रति, तो जनता के मन में क्या क्रोध उत्पन्न होगा। ठीक है, तो मीडिया जो है ना एक जरिया है आम जनता और सरकार के बीच की, ठीक है, एक कड़ी है। लोकतंत्र लोगों की भागीदारी का मौका देता है, वहीं यह भी सच है कि सभी वर्गों के लोगों को यह मौका नहीं मिल पाता है। कुछ गरीब लोग जो है वो अभी महंगाई के कारण दबी हुई है, तो लोग प्रोटेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। जैसे अभी गैस महंगा है, तो गैस सभी लोगों के लिए अभी खरीद पाना संभव नहीं है। कुछ लोग हैं जो वो खरीद नहीं पाएंगे। जैसे कि उज्ज्वला योजना वगैरह निकाला गया था सॉरी कुछ उज्ज्वला योजना वगैरह निकाला गया था, तो उसमें जो है सभी गरीबों के लिए गैस उपलब्ध कराया गया था। अभी आज वो भी महंगा हो गया है, तो गरीबों के लिए उसमें खाना बना पाना कितना मुश्किल है। तो ये सब गरीबों के लिए नहीं हो पाता है, इसलिए ये मौका जो है सबको नहीं दे पाती है। ठीक है,
लोगों के लिए भागीदारी का एक अन्य तरीका यह भी है कि वे आंदोलन करें जो सरकार और उसके काम करने के तौर तरीके की चुनौती दे। दलित हो गया, आदिवासी हो गया, जो अल्पसंख्यक है, महिला एवं अन्य लोगों की भागीदारी अक्सर इन आंदोलनों के जरिए ही हो पाती है। जो भी गरीब होते हैं, जो भी मतलब अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक समझ रहे हैं ना आप लोग, जो अल्पसंख्यक हो गए, आदिवासी हो गई, वो सब जो है इसी प्रोटेस्ट के माध्यम से ही अपने बात को सरकार तक रख पाती है। मैं ये बताना चाह रही थी, ठीक है। अगर देश के लोग सजग है और इसके बारे में रुचि लेते हैं कि देश कैसे चलाया जाता है और देश की सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप में भी मजबूत होता है, तो अगली बार शहर, कस्बे, गांव, गली से लोग जुलूस से गुजरते हैं। जैसे कि आप लोग कहीं मार्केट वगैरह जाते होंगे, देखते हैं कोई जुलूस हो रहा है या किसी चीज़ का प्रचार हो रहा है, तो आप लोग उनसे पूछते होंगे ना, भाई किस चीज़ का जुलूस निकाल रहे हो, भाई ये किस चीज़ का प्रचार हो रहा है, क्या कर रहे हो। तो उसी तरीके से यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। अब जैसे कहीं पे विवाद हो रहा है तो उसका समाधान भी होगा, तो विवाद का समाधान के बारे में डिस्कस करेंगे। तो माया की कहानी में पढ़ा कि कैसे विवाद या समस्याओं के समाधान के लिए कई हिंसा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे हिंसा होते हैं, इसीलिए एक समूह का यह मान लेता है कि दूसरे समूह का विरोध करने से रोकने के लिए बल का इस्तेमाल करना उचित है, ठीक है। अब यहाँ पे ये बात निकलती है कि विवाद तब उभरता है, मीन्स विवाद उभरता कब है, आखिर विवाद जो होता है, कॉन्फ्लिक्ट जो होता है, वो क्यों होता है, विवाद कब होता है। तो विवाद जो होता है वो बहुत सारे संस्कृति, धर्म, क्षेत्र, आर्थिक, जब एक साथ लोगों में रहते हैं और वहाँ पे बनता नहीं है, तब जाके वहाँ विवाद तब वहाँ पे जाके विवाद होता है। जैसे कि एक समाज है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये समाज है, यहाँ पे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई, ये सब तरह के जाति धर्म ईसाई के लोग रह रहे हैं, ठीक है। अब प्लस इसमें क्या है, कुछ लोग गरीब है, अमीर है, ठीक है। दूसरी इसमें क्या है कि अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग धर्म से, अलग अलग इनकी संस्कृति है, तो जब एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बैठा पाएंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पे विवाद उत्पन्न होगा ही होगा, ठीक है। आप अपने घर में ही मतलब एक एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कि कोई भाई बहन है, ठीक है, दो भाई है यहाँ पे और सिस्टर है, और जैसे कि ये पढ़ने के लिए इसके पास बुक है और इसके पास ये बुक नहीं है, तो इसे मांग करके पढ़ लेते हैं। जब ये नहीं देती है तो किस तरीके से आप लोग लड़ाई कर लेते होंगे कभी कभी, तो इस तरीके से आप थोड़ा सा एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा लगता है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, ठीक है। लोग अपने विवादों को ख़त्म करने के लिए हिंसात्मक तरीके भी अपनाते हैं, जिसमें अन्य लोगों में भय और सुरक्षा की भावना फैलती है। सरकार की यह जिम्मेदारी होती है कि विवाद का समाधान करे, ठीक है। तो ये आपस में जो भी समाज में या राष्ट्र में या हमारे राज्य में जो भी विवाद वगैरह होती है, उसका समाधान कौन करेगी, सरकार करेगी। अब जैसे कोई दो राज्य है, ठीक है, दो राज्य है और ये एक नदी दोनों राज्य से होकर गुजरती है, तो इसका आधा पानी ये राज्य यूज़ करेगा, आधा पानी ये राज्य यूज़ करेगा। लेकिन कुछ राज्य में ऐसी ऐसी हमेशा घटनाएं होती रहती है कि नदियों को लेकर हमेशा विवाद होता है, जैसे तमिलनाडु हो गया और केरल हो गया, इन दोनों में हमेशा कावेरी नदी को लेकर के विवाद चलती है, ठीक है। तो इन विवादों को कौन सुलझाएगा, यह तो हाईकोर्ट सुलझाएगी, ठीक है, ठीक है, या तो हाईकोर्ट सुलझाएगी। अगर हाईकोर्ट में बात नहीं बनता है तब जाकर के ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, ठीक है। तब ये सरकार, तो वो भी एक तरीके से सरकार का ही भाग है, सरकार ही सुलझाती है, ठीक है। अपने समाज में कुछ विवाद के बारे में पढ़ा और यह समझें कि सरकार ने का समाधान की क्या भूमिका है, ठीक है। धार्मिक जुलूस कई उत्सव समस्याएं के कारण बनते हैं। जो धार्मिक जुलूस होती है, उत्सव होती है, कई बार जो है इसका कारण बनती है। जैसे कि आप मान लीजिए कि दुर्गा पूजा है, ठीक है, दुर्गा पूजा है और उस समय आप लोगों को मतलब एक तरीके से दुर्गा माँ, काली माँ की मूर्ति निकाली जाएगी और सेम उसी टाइम पे तजिया भी निकाला जाएगा, तो इसमें ज़्यादा चांसेस रहती है कॉन्फ्लिक्ट होने की, ठीक है। जो मार धार काट वगैरह होना है, ये इसमें ज़्यादा समस्याएं होती है। तो दोनों को बोल रहा है क्या कि हम एक ही टाइम में निकालेंगे, तो आप क्या करेंगे, इसमें तो समस्याएं उत्पन्न हुई। ये तो दोनों अलग अलग धर्म जाति के लोग हैं, ठीक है, और उत्सव तो दोनों में उत्साह रहता है। कोई भी उत्सव हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, उत्सव तो सबके लिए मतलब ज़्यादा उत्साह का महत्व रखता है। तो ये दोनों क्या करेंगे, सबसे पहले जाकर के जो आपका जिला का कलेक्टर जो है, उनसे IAS IPS जो भी है वो उनसे जाकर के मीटिंग करते हैं, ठीक है। खैर जो भी हो, दुर्गा पूजा के पहले कहीं भी मीटिंग होता है, ये इस तरीके से होना है। तो दोनों को एक समय निकालना होता है। तो इस समय क्या है कि ये धर्म के नाम पे समस्याएं पैदा हो रही है। तो यहाँ पे जो है
एक को बोला जाएगा कि नहीं भाई पहले तुम इस टाइम पे निकालो, और दूसरे तजिया वाला जो है उसको कहा जाएगा नहीं भाई तुम दूसरे टाइम में निकालो या दूसरे दिन निकालो, लेकिन दोनों मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं। तो उसमें क्या करना है कि एक को तो समझाना पड़ेगा, एक को समझाना पड़ेगा कि नहीं भाई तुम तो समझदार हो, तुम निकाल लो इस टाइम में। तो दोनों को अलग अलग टाइम में जब हम निकालेंगे, दोनों अलग अलग तजिया हो गया और जो भी दुर्गा माँ काली माँ की जो भी मूर्ति वगैरह है वो अलग से निकालेंगे, तो कॉन्फिडेंट होने की चांसेस कम रहेगी जब अलग अलग निकालेंगे। लेकिन जब एक साथ निकालने का परमिशन दिया जाएगा तो उसमें कॉन्फिडेंट होने की ज़्यादा चांसेस रहती है, ठीक है। धार्मिक जुलूस किस रास्ते पर निकले, यही कई बार विवाद का कारण बन जाता है। कई बार हिंसा भड़काने का खतरा भी रहता है। कभी कभी जुलूस में लोग उत्तेजित हो जाते हैं, कभी लोग जुलूस पर पत्थर फेंकने या उससे बहुत ज़्यादा होने लगती है, ठीक है। रोकने की कोशिश करते हैं। सरकार खासकर पुलिस ऐसे मौक़ों पर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पुलिस की जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करने की होती है कि आपस में टकराव की स्थिति ना पैदा हो, ठीक है। ये सारा कौन देखती है, तो ये सब सारा जिम्मेदारी पुलिस की होती है, ठीक है। पुलिस देखती है कि ये दोनों में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, कहीं पे मार वगैरह ना हो। सबसे ज़्यादा करके दुर्गा पूजा वगैरह में ही बहुत ज़्यादा मारपीट होने का चांसेस रहता है, चाहे कोई भी स्टेट हो, ठीक है। पर्सनली बिहार ही नहीं, कोई भी स्टेट हो। वो सभी पक्षों की जगह बैठा कर बात करती है, ठीक है। जो भी मतलब संस्था के अध्यक्ष होते हैं उनसे बुला करके, जो समिति होती है, कमेटी वगैरह होती है, उनसे वो बातचीत करते हैं कि आपको इतने बजे से इतने बजे तक में अपना विसर्जन के लिए निकालना है, ताकि विवाद ना हो सके, ठीक है। अब आगे देखते हैं। कई बार जो है नदी का भी विवाद होता है दो राज्य के बीच में। कुछ नदियां एक से अधिक राज्यों से होकर बहती है। जिन राज्यों से नदियां गुजरती है उनके बीच में नदी के पानी का बंटवारा का विवाद रहता है, ठीक है। इसके पहले मैं बताई थी अभी, तो वही यहाँ पे बताया गया। जैसे कि कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, इन दोनों के बीच में कावेरी नदी का विवाद चलता है। कर्नाटक के कृष्णराजा सागर बांध से भरा हुआ पानी कई जिलों में सिंचाई के काम आता है। इस पानी से बेंगलुरु शहर की ज़रूरतें भी पूरी होती। तमिलनाडु के मैटूर बांध से में भरे हुए इसी पानी के राज्य से डेल्टा क्षेत्र की सिंचाई होती है, ठीक है। तो ये इस राज्यों में जो भी पानी का कॉन्फ्लिक्ट वगैरह रहेगा, इस समस्या का समाधान जो करेगा सबसे पहले कौन करेगा, ये देखिए कावेरी नदी है, ठीक है। तमिलनाडु है और कर्नाटक है, ये दो राज्य है। ये दो राज्य में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहता है, पानी को लेकर के विवाद रहता है। दोनों बांध एक ही नदी पर बना हुआ है। जो दोनों बांध बनी हुई है दोनों एक ही नदी पर बंधी हुई है। कर्नाटक का कृष्ण राजा सागर बांध कावेरी नदी से ऊपर छोर पे है, और तमिलनाडु का मेटूर बांध जो है वो निचले छोर पे है। मेटूर बांध में पानी तभी भरा जा सकता है जब कृष्ण राजा सागर बांध से पानी छोड़ा जाए। दोनों राज्यों को अपने लोगों की ज़रूरत के लिए भरपूर पानी चाहिए। जाहिर सी बात है, अगर खेत की सिंचाई करना हो या पीने के लिए पानी हो तो दोनों राज्यों को ज़रूरत पड़ेगी। तो जब तक एक बांध वाला पानी छोड़ेगा नहीं तब तक दूसरे बांध में पानी जाएगा नहीं। तो इसीलिए ये दोनों राज्यों में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट विवाद रहती है, नहीं मिल पाता। इससे विवाद उत्पन्न होता तब राष्ट्र सरकार को कदम उठानी पड़ती है ताकि दोनों राज्यों का पानी सही से मतलब बंटवारा हो सके, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक तरीके से कावेरी नदी है और एक तरफ आपका तमिलनाडु है और कर्नाटक है, दोनों के बीच में रहता है, ठीक है। अब जब दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो इसमें समानता चाहिए, दोनों को समान समान दिया जाएगा और न्याय होगा। लोकतांत्रिक सरकार का मुख्य विचारों में से यह एक है कि उसका न्याय एवं समानता के प्रति वचनबद्ध होना, ठीक है। ये एक डेमोक्रेसी का भी पार्ट होता है कि अगर डेमोक्रेसी कंट्री है तो वहाँ पे न्याय भी होगा और समानता। समानता का मतलब ये हुआ कि गरीब अमीर जो भी हो, ऊंची जाति को या निचली जाति के लोग हैं, दोनों को बराबर समानता मिलेगी, दोनों को बराबर न्याय मिलेगा। यहाँ पे ये कहा जा रहा है एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इसमें छुआछूत की प्रथा तब कानून को रोक लगा दिया गया था। लंबे समय तक दलितों लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य एवं यातायात, जो भी आना जाना होता है, यात्रा होता है, इस सुविधाओं से वंचित रखा गया था। अभी आर्टिकल 17 में जो है अस्पृश्यता का अंत किया गया है, ठीक है। छुआछूत वगैरह जितने भी होते हैं, पहले लोगों को मंदिर नहीं जाने दिया जाता था, पानी एक घरे में नहीं पीने दिया जाता था, एक स्कूल में ऊंची जाति नीची जाति के लोग नहीं पढ़ सकते हैं, एक बस में ट्रैवल नहीं कर सकते हैं गोरे काले लोग। ये सब कहीं ना कहीं भारत में भी प्रभाव पड़ा था, क्योंकि जो भी मतलब पश्चिमी देश के जो लोग थे वो यहाँ पे जब आए थे तो अपने साथ वो अपना गुण, धर्म, जाति सब कुछ ले करके यहाँ आए थे ना इंडिया। तो उस समय भारत में भी इसका प्रभाव काफ़ी पड़ा था। तो इसके लिए लंबे समय
तक इसके लिए प्रोटेस्ट हुआ था, संघर्ष हुआ था, आंदोलन हुई थी। उसके बाद तब जा कर के हमारा आर्टिकल्स निकला हुआ, संविधान हमारा खुद का बना, जिसमें आर्टिकल 17 में ये कहा गया है। ठीक है। इसके पहले आप पढ़े ही हैं अंबेडकर के बारे में, जो उनके साथ बहुत ज़्यादा जाति हुई थी। उनको पढ़ने के लिए एक स्कूल था, बट वहाँ पे अलग से उनको बैठाया जाता था, काफ़ी भेदभाव किया जाता था। तो उस समय वो बोले थे कि न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार हो। किसी भी लोग हो या फिर किसी भी जाति का लोग हो, कहीं पे बराबर उसको न्याय मिलेगा जब दोनों में भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, जब दोनों में समानता आएगी। तो सरकार भी समानता और न्याय की ज़रूरत को पहचानती है और उन समूहों के लिए विशेष प्रावधान करती है जो समाज में अब भी व्यवहार नहीं माने जा रहे। आज भी देखिए, जो समानता कहा जा रहा है वो नहीं किया जा रहा है। मैं पार्टिकुलर किसी को नहीं कह रही हूँ, बट ऐसा आप लोग खुद देखते होंगे, समझदार होंगे कि जो वोट दिया जाता है, आप लोग देखते होंगे कि उसमें किसी जाति विशेष पे ज़्यादा ध्यान दे के वोट दिया जाता है ना। ये जो है किसी जाति विशेष पे ज़्यादा ध्यान दे के वोट दिया जाता है। तो आप ही बताइए ये किस हद तक सही है? अरे जो काम सही से कर रहा है आप उसे वोट दो ना, किसी जाति विशेष पे क्यों वोट दे रहे हो? तो यहाँ पे भी तो समानता का हनन हो रहा है, समानता नहीं है। ठीक है, जैसे कि हमारे समाज में यह आम प्रवृत्ति है कि लोगों की लड़कों की देखभाल लड़की से ज़्यादा करते हैं। तो देखते होंगे कि लड़का और लड़की में भी भेदभाव किया जाता है। यहाँ पे देखिए समानता नहीं है। अगर कोई लड़की है तो उसके पीछे मतलब ज़्यादा एफर्ट डालते हैं पेरेंट्स की, नहीं यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, अब काफ़ी शाम हो गया है, तुम निकलो मत घर से। तो ये सारा भेदभाव लड़के और लड़कियों में भी किया जाता है। आप देखते होंगे, आपके घर में भी बहनें होगी या भाई होगी, देखते होंगे भाई को रात 10 बजे तक ज़्यादा छूट दिया जाता है घूमने के लिए, बट लड़कियों को नहीं दिया जाता है। ठीक है, अगर लड़का है तो वो लड़का रो नहीं सकता है, रोने के लिए भी कहता है अरे तुम लड़के हो, तुम क्यों रो रहे हो, लड़के रोते नहीं हैं। लड़कियां रोती है तो चलो लड़कियां रो रही है, उनको मतलब गुड्डे गुड़ियों से खेलने की खिलौना बचपन से थमाई जाती है, उनको एरोप्लेन वगैरह नहीं दिया जाता है, छीन के लड़कों को दिया जाता है। अरे लड़की हो तो तुम एरोप्लेन नहीं उड़ा सकती हो, पायलट नहीं बन सकती हो। ये सब दक्यानुसी बातें जो है, रूढ़िवाद भावना जो है वो मन में मानसिकता बैठा लेते हैं कुछ लोग, और फिर लड़के लड़कियों के बीच भेदभाव करते हैं। अभी तो काफ़ी हद तक सुधार आया है हमारे समाज में। ठीक है, इसको और सुधार लाना है। आप लोग भी कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को सुधार करने में। ठीक है, तो ये सब यहाँ पे समानता का भेदभाव वगैरह किया जाता है। ठीक है, यह धारणा गलत है, अन्यायपूर्ण है। इसे दूर करने के लिए सरकार ने कुछ कदम भी उठाए हैं। देखते होंगे आप लोग, लड़कियों को पढ़ने के लिए पैसे वगैरह देते हैं। कोई भी अगर मैट्रिक में फर्स्ट डिवीज़न करती है तो उसको 10,000 रुपया दिया जाता है। तो ये सब लड़कियों को ज़्यादा हेल्प किया जाता है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़ के। ठीक है, और जो 25,000 दिया जाता है वो लड़कियों को दिया जाता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम लाई जाती है। फिर बहुत सारे बेटियों के लिए स्कीम वगैरह लाती है। समृद्धि योजना थी, उसके बाद सुकन्या योजना है। मीन्स बेटियों की जब शादी होगी तब उनको कुछ पैसे वगैरह शादी के वक्त दिए जाएंगे। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे स्कीम है, ये लड़कों के बराबर लाने के लिए ये स्कीम सरकार निकालती है। ठीक है, जिससे लड़कियों को अपने साथ होने वाली अन्याय से छुटकारा पा सकेगी। ठीक है, कुछ बहुत सारे ऐसे स्कूल कॉलेज जहाँ पे लड़कियों को फ़ी वगैरह नहीं लगता है। आज आप देख लेंगे कि जो भी फॉर्म वगैरह आप लोग भरते होंगे वहाँ पे सिक्योरिटी मनी जो है, बहुत ऐसे फॉर्म है जहाँ पे फीमेल में नहीं लिया जाता है। देखते होंगे ज़ीरो होगा, नील होगा। ठीक है तो वहाँ पे लड़कियों से नहीं लिया जाता है सिक्योरिटी मनी वगैरह। तो ये सब लड़कियों को लड़कों के बराबर लाने के लिए किया जाता है। ठीक है, आज का चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में और नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप पढ़िए। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।